ITS और ESDM के अवसरों पर प्रस्तुति के लिए श्री संजय दुबे जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्रीगण, इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ सेक्रेटरी सर, मेरे कोलीग्स, मंच के समक्ष विराजमान अतिथिगण, इंडस्ट्रियलिस्ट, गुड मॉर्निंग। अभी तक की हमारी अवधारणा ये रही है कि अगर IT, ITS और ESDM के बारे में बात करें तो हम ये मानते हैं कि ज्यादातर प्रगति बड़े राज्यों के बड़े शहरों से होती है, बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, और जब भी IT और ITS की बात होती है तो ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश उन सब राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस अवधारणा को मैं आज आपके समक्ष ध्वस्त करना चाहता हूं और ये सिद्ध करना चाहता हूं कि वास्तव में जो अगला राउंड ऑफ ग्रोथ आने वाला है IT, ITS सेक्टर में, वो किसी बड़े शहरों से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों से आने वाला है। उसमें इंदौर है, जबलपुर है, रीवा है, भोपाल है, ग्वालियर है। और उसके लिए मैं ये बात आपको जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो सिद्ध करूंगा कि वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता IT और ITS सेक्टर को होती है वो सब चीजें मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं, चाहे वो वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम हो, जिसका मतलब है टेक्निकली स्किल्ड मैन फोर्स, जो कि आज की तारीख में उपलब्ध है, और किसी भी बड़े स्थान पर जहां IT और ITS एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पर अगर सर्वे करें, और एक सर्वे हुआ है जिसमें 15% मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे बड़े शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, ये वहां की इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं। जिस दिन यहां पर IT और ITS सेक्टर एस्टैब्लिश होता है, ये सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे उद्यमी हमारे साथ होंगे। हमारे पास एंटरप्रेन्योर कल्चर है, रीवा से अच्छा एंटरप्रेन्योर कल्चर और कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से विकास पिछले 10-15 सालों में रीवा में हुआ है, मैं यहां पर 1998 में लगभग 2.5-3 महीने के लिए कलेक्टर रहा हूं, और तब से और आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि जिस तरह से विकास हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नेतृत्व में वो सारी सुविधाएं दे रहा है जो किसी भी राज्य में किसी भी IT और ITS इंडस्ट्री को नहीं दी जा रही है, बल्कि जिस तरह से IT और ITS सेक्टर में लो कोड और नो कोड की बात होती है, उसी तरीके से हम कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उस पर हम विचार पर काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो और आवश्यक वस्तु होती है वो होती है ईज ऑफ लिविंग या लिविंग इंडेक्स। आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के तमाम शहर जिसमें इंदौर, रीवा सब सम्मिलित हैं, लिवेबिलिटी के आगे बहुत आगे हैं। बड़े बड़े शहर उससे बहुत पीछे हैं, इसमें चाहे वो AQI की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे हम वनों की बात करें, ये सारी चीजों में मध्य प्रदेश अग्रणी है, और इस कारण से भी यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर काम करने के लिए इच्छुक हो सकता है। और अंत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो रोड का नेटवर्क, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी कहा था और जो CS सर ने भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों में हुआ है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या सड़क हो, आप पाएंगे कि आज लगभग 7 बड़े नेशनल हाईवे रीवा के आसपास से निकल रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीजें मिलकर के एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए बहुत सकारात्मक है और जो इस बात को इंगित करता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश इस चीज के लिए आगे बढ़ सकता है। हम आज भी 5 IT और SEZ संचालित करते हैं, यानी हम IT प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास 15 IT पार्क्स हैं जो प्राइवेट IT पार्क्स और गवर्नमेंट के IT पार्क्स हैं। 50 ऐसी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं IT और ITS सेक्टर में, किसी का भी नाम ले लीजिए, जो जिनका हेडक्वार्टर्स, जिनका एस्टैब्लिशमेंट मध्य प्रदेश में है। यहां पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा IT, ITS जो केवल मध्य प्रदेश के निवासी और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, और लगभग इससे दुगने ही हमारे मध्य प्रदेश के निवासी अन्य शहरों में जाकर काम कर रहे हैं। तो ये वर्कफोर्स अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है किसी भी IT और ITS इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। 300 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारे लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मैन पावर है। 50,000 से ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट्स हर वर्ष यहां निकलते हैं, और इसी तरीके से ऐसा एकमात्र
बॉम्बे के बाद स्टेट है जहां पर आईटी और आईएम इंदौर में एक ही स्थान पर हैं, ट्रिपल आईटीडीएम 2 हैं, ग्वालियर और जबलपुर में हैं, डिफेंस का बहुत बड़ा सेक्टर है, एम्स है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, तो जैसा मैंने बताया कि एमपी की जो पॉलिसी है, और मैं आगे बताऊंगा कि पॉलिसी सबसे ज्यादा सकारात्मक है, जो हमारे उद्यमियों को बहुत सपोर्ट करती है। स्टार्टअप पॉलिसी है जो पृथक से अलग से स्टार्टअप्स हैं उनके लिए सपोर्ट करती है, और अंत में जो जिस तरह के इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट किया जाता है वो अपने आप में अद्वितीय है। अगर हम देखें कि रिस्क ऑफ बिजनेस क्या होता है, लेबर लॉज किस तरह के हैं, आज की तारीख में हमारे पास 15-16 रजिस्टर की जगह मात्र अब एक रजिस्टर आपको रखना पड़ता है आईटी आईटीएस सेक्टर में। वुमेन वर्कफोर्स को काम करने के लिए 24/7 की अवेलेबिलिटी है। हमारे यहां आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री को लेबर का कोई इंस्पेक्टर जाकर के 5 वर्ष तक चेक भी नहीं कर सकता है, मतलब 5 वर्ष में एक बार आके आपके, और वो भी आपके ऑनलाइन सिस्टम के रजिस्टर्स आपको मेंटेन करने होते हैं। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस आपके आईटी और आईटीएस सेक्टर में अगर आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो नगण्य होता है। वी आर क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री फॉर लास्ट सक्सेसिव 7 years। इंदौर हमेशा अग्रणी रहा है, भोपाल हमेशा अग्रणी कैपिटल रहा, और इसी तरह से हमारे सारे प्रदेश बड़ी सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के करके इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि वास्तव में सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रयास जो हुआ है स्वच्छता के क्षेत्र में वो मध्य प्रदेश में हुआ है। सबसे लोएस्ट AQI है, लोअर कम्यूट टाइम है जो लिवेबिलिटी के लिए और ईज ऑफ लिविंग के लिए सहयोग करता है। लगभग 1200 से ज्यादा टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप मध्य प्रदेश में हैं, और इसमें से 2 यूनिकॉर्न बन चुके हैं, और हम लोग प्लग एंड प्ले फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, अर्थात आपको केवल मैन पावर लाना है, अपने सिस्टम लाना है, एंड यू हैव कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इकोसिस्टम है जो क्रिएट करता है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी आईटी आईटीएस सेक्टर के व्यक्ति को अगर अपना एस्टेब्लिशमेंट करना है तो वो उनके लिए बड़ा ही अग्रणी है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम आईटी और आईटीएस की बात करते हैं, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि आप आईटी आईटीएस की बात करते हो, लेकिन आईटी आईटीएस वास्तव में एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि आईटी आईटीएस एक है। ईएसडीएम जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो है, और डेटा सेंटर्स हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में आज आवश्यकता है देश को भी और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। और इन सब में हम अगर देखें तो हमारे पास रिबेट ऑन लैंड हम लगभग 75% तक देते हैं। कैपेक्स असिस्टेंस अगर देखें आप, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 25% से 40% तक है। अगर आप इंटरेस्ट देखें तो 6% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट बियर करती है। अगर आप 8 से 10% का इंटरेस्ट लेते हैं, बैंक से उठाते हैं, तो 6% की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे रही है। स्टैंप ड्यूटी पूरी तरीके से वेव्ड है, और ऐसे इंसेंटिव जैसे कि रेंटल अगर आपने लिया है तो उस पर इंसेंटिव है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर जो आप सैलरी दे रहे हैं उस पर आप इंसेंटिव प्राप्त करते हैं, मार्केटिंग के लिए आपके पास इंसेंटिव है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपके इंसेंटिव है। ये आईटी और आईटीएस सेक्टर के लिए। लेकिन जब आप ईएसडीएम में आते हैं तो आप पेटेंट की बात करते हैं, तब आप मार्केटिंग की बात करते हैं, तब आपको टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए चाहिए। तो हमने इसके लिए पृथक से प्रावधान किए हैं कि अगर आप ईएसडीएम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको इसके अलावा ये वाले और सब्सिडीज प्राप्त होंगी। और डेटा सेंटर जब आप एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, और मुझे ये बताते हुए यहां पर खुशी है कि डेटा सेंटर्स के लिए सबसे मुफीद जगह मध्य प्रदेश है, क्योंकि डेटा सेंटर में लेटेंसी एक इश्यू होता है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर को जब कम्युनिकेशन होता है तब कब सबसे कम समय कैसे लगता है। चूंकि मध्य प्रदेश मध्य में है देश के, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है तो लगभग 500 किलोमीटर में आप 3/4 का आबादी कवर करते हैं, और इस कारण से डेटा सेंटर के लिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए मध्य प्रदेश एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक जगह है। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि डेटा सेंटर का रॉ मटेरियल बिजली है, और इसलिए बिजली पर हम सब्सिडी दे रहे हैं 2 रुपए की। पहले ही माननीय मुख्य सचिव ने बताया था कि हमारी बिजली अन्य राज्यों से बहुत सस्ती है, उसके बावजूद 2 रुपए की सब्सिडी इस पर मिलना, जो कि डेटा सेंटर का रॉ मटेरियल है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी सागर में गए थे तो वहां पर 1900 मेगावाट का डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए एक उद्योगपति ने जमीन खुद अपने पैसों से क्रय करके एस्टैब्लिश करने की बात की है, जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया है। आप इन चीजों को देखेंगे तो पाएंगे कि जो संभावनाएं यहां विकसित हो रही हैं, जो व्यक्ति यहां पर हैं, उस कैपेबिलिटी के आधार पर हमने ये कोशिश की है कि हर इंडस्ट्री को हम टारगेट कर सकें और उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप अपनी पॉलिसी को स्ट्रक्चर कर सकें। हम जब कभी बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि साहब ROI क्या होगा, रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट। ROI की बात करें तो मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि अगर आप 100 करोड़ रुपए का व्यय करते हैं आईटी इंडस्ट्री लगाने में मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में, आपको 30 करोड़ रुपए की हम सब्सिडी देते हैं। 30% रिटर्न ऑन योर ROI, पहले दिन से आप प्रॉफिट मेकिंग होते हैं।
अगर आप डेटा सेंटर लगाते हैं तो आपके 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आपको 50 करोड़ रुपए की वापसी होती है स्टेट के द्वारा। 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग। जो आप प्रॉफिट करेंगे, जो आप बाकी सारी चीजें करेंगे, वो अलग है। ये किस पॉलिसी में आपको, किस देश की किस प्रदेश की पॉलिसी में आपको ये सब मिलने का संभव है? ये कहीं पर भी संभव नहीं है। और वी क्लेम कि मध्य प्रदेश की जो आईटी और आईटीएस पॉलिसी है आज की तारीख में सबसे ज्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव है। अगर इन्वेस्टमेंट हम ईएसडीएम यूनिट में करें तो 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट 34 करोड़ देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 25 करोड़ देती है। आप उम्मीद करिए कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 50% से ज्यादा तो रिटर्न आपको स्टेट और सेंट्रल मिलकर के दे रहा है। व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू वुड लाइक जहां पर आपको 50% आरओआई मिलने की संभावना हो। और पहली बार ऐसा हुआ है कि न केवल इंडस्ट्रियलिस्ट बल्कि डेवलपर्स, अगर आप अपना खुद का आईटी पार्क बनाते हैं और वहां पर उस बनाने में जो व्यय होता है और आप इंडस्ट्री वहां पर लाते हैं, आईटी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं, तो 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग अगर आपकी बनी है तो 27 करोड़ रुपए हम वापस करते हैं आपको, केवल इस बात के लिए कि आपने आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री को लाए हैं। इस तरह की पॉलिसी पूरे देश में किसी भी प्रदेश के द्वारा नहीं बनाई गई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने यहां पर प्रस्तावित की है और इसको अप्रूव किया है। इसके अतिरिक्त जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो उस पर टॉपिंग अगर अच्छी हो तो और भी अच्छी लगती है। और इसके ऊपर टॉपिंग यह है कि अगर आप 200 करोड़ का आईटी आईटीएस इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आपकी सीमा 30 करोड़ है वो बढ़ाई जा सकती है और उसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। अगर आप 300 करोड़ का व्यय करते हैं ईएसडीएम में तो उसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है, जो आपको 59 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले थे उसके अगेंस्ट में। और जब आप डेटा सेंटर में 500 करोड़ से ज्यादा का व्यय करते हैं तो जो आपको डेटा सेंटर में प्रति 100 करोड़ पर आपको राशि मिलने वाली थी 50 करोड़ की, वो भी बढ़ाई जा सकती है। कहने का आशय यह है कि आपको आइसक्रीम भी खाने को मिलेगी, उसकी टॉपिंग भी खाने को मिलेगी और उसके बाद जो उसका कोन है वो भी आप एंजॉय कर सकेंगे। प्लीज ट्राई एंड कम एंड एस्टैब्लिश योर आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज। ये तो फिस्कल इंसेंटिव्स थे। नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स की बात करिए। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आप कहते हैं सब वातावरण कैसा है, औद्योगिक वातावरण कैसा है, और वो इस बात का प्रमाण है कि आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से कंप्लीट वेवर है। आपको कोई इंस्पेक्टर आकर के आपके दरवाजे पर खटखटाकर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। विमेन वर्कर्स को 24/7 काम करने की छूट है। आप वेजेस को खुद डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम वेजेस एक्ट से आपको वेवर है, यानी आप उनकी कार्यक्षमता के आधार पर उनको वेज दे सकते हैं। 16 रजिस्टर्स की जगह 1 रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। और न केवल ये बल्कि आपको हर तरह की सुविधा है कि आप प्लॉट लेकर के डेवलप करना चाहते हैं वो संभव है, आप रेंट पर लेकर करना चाहते हैं वो संभव है, आप खुद अपनी बिल्डिंग बना करके करना चाहते हैं वो संभव है। और तीनों में सब्सिडीज आपके पास अवेलेबल है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो आपके लिए सुविधाजनक है वो आप करना चाहते हैं उसमें आपके लिए सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर दी गई है। हम जब बात करते हैं तो केवल फाइनेंशियल या फिस्कल इंसेंटिव की बात करते हैं, नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स की बात करते हैं, बट हम अपने कर्मचारी का ध्यान नहीं रखते। लेकिन जब हम कर्मचारी के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो मध्य प्रदेश उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों के अलावा कॉस्ट ऑफ बिजनेस, जब आप उसको क्रियान्वित करते हैं, रनिंग एक्सपेंडिचर जो ओपेक्स होता है उसकी अगर कंपैरिजन अगर आप करें तो मध्य प्रदेश को अगर 1 रुपए खर्च करना पड़ता है तो वही चीज आपको मुंबई में 3.5 रुपए करनी पड़ेगी, वही न्यू दिल्ली में करीब 3 रुपए खर्च करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, जो आपका एम्प्लॉय है उसको आप तनख्वाह अगर कम भी देते हैं तो वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि अगर 18 रुपए के आसपास आप खर्च करते हैं उसके ऊपर तो वहीं आपको बॉम्बे में करीब 27 रुपए खर्च करना पड़ता है, 25 रुपए आपको कर्नाटका में खर्च करना पड़ता है। और मैं मजाक में ये कहता हूं कि कर्नाटक जो कितना भी बड़ा शहर क्यों ना हो वो केवल 5 स्क्वायर किलोमीटर का है, क्योंकि वहां के कोई भी कर्मचारी 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि वहां से जाना अपने आप में एक समस्या है। अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम जहां पर हमारा AQI लगभग 60 के आसपास रहता है, बाकी शहरों में 90, 100 बड़ा सामान्य है रहना, और कभी कभी 200 और 400 तक टच करता है दिल्ली जैसी जगहों पर। ट्रैफिक कम्यूट इंडेक्स की बात करें, जो हमें 10 किलोमीटर जाने में लगभग कितना समय लगता है, हमारे यहां अधिकतम किसी भी शहर में 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, वहीं 70 और 1.5 घंटे तक की दूरी समय लगता है उसी समय अवधि को पूरा करने के लिए। तो एम्प्लॉई के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह की चीजें करें। और यहां तक तो ठीक है, इसके अलावा हमने AVGC पॉलिसी भी बनाई है जिसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, जिसको हम अंतिम रूप देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि ऐसी पॉलिसी बनाइए कि हमारे बच्चे यहां पर ऑडियो, विजुअल, गेमिंग, कार्टूनिंग और इस तरह की एनिमेशन फिल्में बना सकें। और आपको बताते हुए मुझे गर्व है कि हमारे बीच के मध्य प्रदेश के यहां के निवासी आज AVGC में, विदेशों में बहुत सारी मूवीज जो आप देख रहे हैं उसका एनिमेशन मध्य प्रदेश के सागर में, ग्वालियर में, रीवा में यहां से बन रहे हैं।
और इन सब के लिए भी हमारी पॉलिसी है जिसमें हम आपको सुविधा देना चाहते हैं। स्पेशल पार्क यहां पर डेवलप करने का प्रस्ताव है, साथ ही साथ उसके लिए 200 एकड़ रुपए तक खर्च करने का प्रस्ताव है। अगर पार्क में पीपीपी मोड पर हम करते हैं और कोई आकर के पार्क को विकसित करना चाहता है तो राज्य शासन उसके लिए व्यवस्था करने को तैयार है। साथ ही साथ वहां पर जो अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। रीवा अगर हम बात करें तो टियर 2 सिटी है, जो कि मैंने कहा कि वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, यहां के बच्चे छोड़कर नहीं जाते और रीवा की बड़ी खासियत है कि रीवा शहर का निवासी रीवा में ही रहना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसलिए यहां पर अगर उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। एट्रिशन रेट जो सबसे बड़ा चैलेंज आईटी और आईटीएस में है वो सबसे कम रीवा में होने वाला है और इसलिए ये जरूरी है कि रीवा और रीवा के आसपास में आईटी आईटीएस लगाया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी सुविधा है डिफेंस कॉरिडोर की, जो बड़ा ही नजदीक है मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र से, सतना के क्षेत्र से, और आप सबके बीच में चूंकि डिफेंस कॉरिडोर है, ईएसडीएम की पॉलिसी में ये सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा डिफेंस एलुमनाई नेटवर्क है और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री महोदय की मदद से अभी रिसेंटली नया एयरपोर्ट हुआ है, तो जो कनेक्टिविटी का कष्ट लोगों को आईटी और आईटीएस सेक्टर में है वो भी अब दूर हो गया है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश के निवासी हम पिछड़े हुए हैं। केवल 3 छोटे छोटे उदाहरण, आज आपके रीवा के आर्मी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए चीफ ऑफ आर्मी एंड एडमिरल नेवल दोनों अधिकारी रीवा से हैं। ये कनेक्ट रीवा का है और इससे कनेक्ट डिफेंस कॉरिडोर है, जबलपुर नजदीक में है। डिफेंस के क्षेत्र में, ईएसडीएम के क्षेत्र में पॉलिसी का लाभ लेकर आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपके ही 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। महातेजस इनोवेटिव मशीनरी, ये ग्वालियर का बच्चा है, 26 साल का बच्चा है। इसने ड्रोन की मोटर बनाई है जो चाइना से इंपोर्ट होती है। ये कहीं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ नहीं, ग्वालियर से पढ़ा हुआ छात्र है। जो मोटर जिसकी कीमत करीब 21,000 रुपए है, ये 6,000 रुपए में बना रहा है और एक्सपोर्ट को रिप्लेस कर रहा है। ये हमारे बीच का व्यक्ति है। नीलेश बरसैया जी सागर के व्यक्ति हैं जो D2D कंपनी करके चलाते हैं और बहुत सारी कंपनीज को एनिमेशन बना के देते हैं। ये निंजा हथौड़ा, आपके सब बच्चे जिनके छोटे बच्चे उन सबको पता होगा, निंजा हथौड़ा का जो एनिमेशन है वो इस बच्चे ने बनाकर एक्सपोर्ट किया है। ये यहां की कंपनीज के लिए नहीं बनाता बल्कि विदेश की कंपनियों के लिए बनाता है। लिटिल कृष्णा का एनिमेशन दिया है। कहने का तात्पर्य है हम सब में एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी है, पॉलिसी है। स्टेट गवर्नमेंट आपको पलक पामड़े बिछा करके आग्रह कर रही है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर आएं। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में आपके लिए तैयार हैं कि आप आएं, हम आपको सुविधाएं दें और ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश न केवल आगे बढ़े बल्कि देश भी आगे बढ़े। और अंत में मैं केवल कहना चाहता हूं कि बी ए पार्ट ऑफ दिस एक्साइटिंग न्यू जर्नी, इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश एंड बी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। थैंक यू वेरी मच।